नमस्कार दोस्तों, आपका सौम्या लॉ स्टडी में स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने चर्चा करी थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो कि पार्ट फर्स्ट था। उसमें हमने 5 विशेषताएं देखी। नंबर 1 विशाल संविधान, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। और नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और 4th पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था की। और 5th बात करी थी हमने मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है? ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, जिसको ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए हैं, लेकिन भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो तत्व है जिनमें भारत में कोई भी सरकार आती है, उस सरकार को उसकी आधार पर काम करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान में समावेश करने के पीछे ये सोच थी संविधानवेताओं की कि भारत में एक रिपब्लिक स्टेट और पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब जिसमें जनता का अधिकतम हित हो। इसीलिए जो है भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना करी थी, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 36, 51 तक दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स तो नहीं करवा सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट में इस बात को क्लियर लिखा हुआ है कि आप इसे लागू नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई भी सरकार इस पे खरी नहीं उतरती है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करती है, तो उसको 5 वर्ष बाद जनता के सामने जाना पड़ता है और चुनावों को सामना करना पड़ता है। अगर कोई सरकार जनता के या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उस पे काम नहीं करती है, तो उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है, वो सिद्धांत है जो राज्य को शासन करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसमें जनता का अधिकतम हित हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं की स्थापना की जा सके, इसके लिए इस कारण से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की। इसमें 7वीं विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीजें हैं भारतीय संविधान में। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। अब कठोर क्या होता है, रिजिडिटी क्या होती है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आप शब्दों से समझेंगे। कठोर का मतलब किसी चीज को स्थायी बना दिया जाए और उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो चीज होगी कठोर। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। तो भारतीय संविधान जो है कठोरपन और लचीलेपन दोनों का समन्वय है। अब कठोर होने के पीछे क्या कारण है? हमने जो संविधान बनाने का प्रयास किया वो फेडरल है। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पे 2 सरकारें होती है, राज्य की और केंद्र की। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण भारतीय संविधान को जो है कठोर बनाया गया, और हम एकता के विरोध के बारे में या भारतीय विकास के बारे में सोच के इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया। अब किस प्रकार से फ्लेक्सिबल है और किस प्रकार से ये रिजिड है, तो भारतीय संविधान के बारे में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे को देखना पड़ेगा अमेंडमेंट में आप इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। संशोधन वैसे दिया गया आर्टिकल 368 में, लेकिन
3 प्रकार का संशोधन है। सबसे पहला होता है सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी से, और थर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन के द्वारा। तो पहला जो है सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है, लेकिन जो तीसरा है वो कठोरता की ओर ले जाता है। अब पहला कैसे होता है? पहला जो होता है आर्टिकल 368 की परिधि में नहीं आता है, वो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से हो जाता है, जिसमें आपके नए राज्यों का निर्माण करना या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना या यूनियन टेरिटरी की स्थापना करना, ये सारी चीजें जो है सिंपल मेजोरिटी से आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कुछ ही प्रावधान है जिसमें सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है। इसमें संसद अपने साधारण बहुमत में संशोधन कर सकती है। और दूसरी प्रमुख बात आती है 2/3 बहुमत से, जो पहले में और तीसरे में नहीं आता है, उसमें 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाता है। तीसरा क्या है? तीसरे में जो है तीसरे प्रकार का जो संशोधन है वो कठोरता की ओर ले जाता है। उसमें संशोधन करने के लिए आपको 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए दोनों सदनों का। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों के विधानमंडलों का, आधे से ज्यादा विधानमंडलों का समर्थन होगा तो ही जो है संशोधन हो सकता है। वो सारे प्रावधान जो फेडरलिज्म से संबंधित है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है, उन सभी प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। तो इसलिए भारतीय संविधान एक कठोर संविधान भी। अगली विशेषता है ए फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखिए ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये सर आइवर जेनिंग्स साहब ने दिया कि भारत एक ऐसा संघ है जो केंद्रीकरण की ओर सशक्त प्रवृत्त है। ए फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त रखने वाला संघ है। तो अब हम बात करते हैं 2 प्रकार की चीज। नेचर के आधार पर भी देखें तो भारतीय संविधान संघात्मक है। तो अब यहाँ पे संघात्मक कैसे है और एकात्मक कैसे और भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक का मतलब जहाँ 2 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उनमें शक्तियों का विभाजन होता है, या अनेक स्टेट मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वो कहलाता है फेडरलिज्म यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था। और जहाँ एक ही सरकार का नियंत्रण रहता है, एक ही सरकार रहती है, उससे कहते हैं यूनिटरी या एकात्मक। अब भारतीय संविधान क्या है इसको हमें, तो भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जो केंद्रीकरण की ओर सशक्त प्रवृत्त है, अर्थात फेडरलिज्म है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्यों है संघात्मक शासन व्यवस्था? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उनमें शक्तियों का विभाजन भी है, एक फेडरल कोर्ट भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इस कारण से संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन देखना ये है कि ये केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त है। केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त कैसे है? क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तियां मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का 3 आधार पे विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची पे कानून सेंट्रल बनाएगा और राज्य सूची पे राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगे। लेकिन शक्तियां ज्यादा सेंटर के पास में है, क्योंकि संघ सूची में ज्यादा सब्जेक्ट दिए गए हैं और समवर्ती सूची में जो है प्रभावी, जो अगर दोनों ही साथ एक ही सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं तो वहां पे देखना है कौन सा कानून प्रभावी होगा, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या संसद के हाथ में है। इसलिए भारतीय संविधान या भारत एक ऐसा संघ है, एक ऐसा फेडरेशन है जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखता है, जो केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्ति रखता है। इसके पीछे यही एक सोच थी कि भारत का कहीं खंडन नहीं हो और भारत एकता के सूत्र में बना रहे, ये भी प्रमुख सोच थी। विशेषता आती है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए भारतीय संविधान में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लेकर की गई है। जो भारत सरकार अधिनियम में जो फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय था, वही जो है अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है।
भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। और आर्टिकल 131 में हमें देखना है कि अगर जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट को, कि किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में और सेंट्रल के बीच में विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है विवादों का निस्तारण करेगा। और एक या एक से अधिक स्टेट और सेंटर मिलकर और अन्य स्टेट के साथ में विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो संघात्मक शासन व्यवस्था में निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके, इसलिए भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह का भी जो है प्रावधान इस प्रकार से है कि जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं हो, इस हिसाब से स्वतंत्र न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया गया है। और जजेस को हटाने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया आर्टिकल 124 की क्लोज 4 में, उसमें भी वो कठिन प्रोसीजर है ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे। इसलिए भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष इंडिपेंडेंस जुडिशरी की स्थापना। हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? अर्थात पूरे राष्ट्र में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। होता क्या है, जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, क्योंकि वहां राज्य सरकार अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। वहां राज्य की नागरिकता अलग होती है, सेंट्रल की नागरिकता अलग होती है। जैसे अमेरिका या कनाडा जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय नागरिक है, न कि हम राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है, हम सब भारतीय नागरिक है। हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थी। तो ये कब जोड़ी गई? फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट इज वेरी मोस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारा इसमें संशोधन हुआ है, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो मोरल ड्यूटीज है प्रत्येक नागरिक का, कि जिससे वो एक राष्ट्र की उन्नति में या भारत के लिए जो है अपने को क्या करना चाहिए इसके लिए है। लेकिन इसको फोर्सफुली जो है आप लागू नहीं करवा सकते। अगर इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वहां पे जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके मामले में ये कहा गया है कि अगर कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बीच जो है मौलिक अधिकार प्रमुख है, इसलिए मौलिक अधिकार को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य तो 1976 में जोड़ दिए गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002 में किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता की ये ड्यूटी है, उनका एक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा,
और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करे, संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र की प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। हमारा वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा निश्चित ही, हम आशा करते हैं। और आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।